11 जून 1962 रात के 10 बजे अमेरिका की सबसे खतरनाक जेल अल्कात्राज में 3 कैदी अपने सेल्स में सो रहे थे। कम से कम गार्ड्स को तो यही लगा, लेकिन अगली सुबह जब गार्ड्स ने उनकी सेल्स चेक की तो वहां सिर्फ कागज और साबुन से बने हुए फेक हेड्स मिले। असली कैदी गायब थे। एफबीआई ने कहा वो समुद्र में डूब गए, लेकिन क्या सच में? आज 60 साल बाद भी यह अमेरिका की सबसे बड़ी अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है। क्या वो तीनों जिंदा बच गए, कहाँ गए, और सबसे बड़ी बात, उन्होंने यह इम्पॉसिबल एस्केप कैसे किया? तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा अल्कात्राज की पूरी कहानी, उस जेल की जहां से एस्केप करना नामुमकिन था, पर उन 3 भाइयों ने जो किया वो शायद इतिहास में पहली और आखिरी बार हुआ होगा कि इस किले को तोड़कर कोई निकल पाए। यह है दुनिया की सबसे जीनियस प्रिजन एस्केप की पूरी कहानी। दोस्तों, अल्कात्राज को द रॉक कहा जाता था और यह नाम बिल्कुल सही था। सैन फ्रांसिस्को बे के बीच में एक छोटी सी रॉकी आइलैंड, चारों तरफ ठंडा तेज बहाव वाला पानी और शार्क्स से भरा समुद्र। 1934 में जब अल्कात्राज फेडरल प्रिजन बनी तो इसे अमेरिका के सबसे खतरनाक क्रिमिनल्स के लिए बनाया गया था। अल कैपोन जैसे गैंगस्टर्स यहाँ रहते थे। इस जेल की कुछ खास बातें थी। पहली बात, यहाँ से एस्केप इम्पॉसिबल था। 1.5 मील दूर सैन फ्रांसिस्को की मेनलैंड थी, लेकिन बीच का पानी इतना ठंडा था कि 15 मिनट में हाइपोथर्मिया हो जाए। पानी का बहाव इतना तेज था कि ओलंपिक स्विमर भी 10 मिनट में ही बह जाए। दूसरी बात, सिक्योरिटी बेहद टाइट थी। हर 10 मिनट में गार्ड्स पेट्रोल करते थे। मेटल डिटेक्टर्स, इलेक्ट्रिक लॉक्स और काउंटलेस रूल्स थे। तीसरी बात, अल्कात्राज में सिर्फ वही क्रिमिनल्स भेजे जाते थे जिन्होंने दूसरी जेलों में भी ट्रबल क्रिएट किया हो। यह किसी की फर्स्ट जेल नहीं थी, यह लास्ट स्टॉप था। 1934 से 1963 तक अल्कात्राज में करीब 1576 प्रिजनर्स रहे। इन 29 सालों में ऑफिशियली 14 एस्केप अटेम्प्ट हुए, जिनमें 36 लोग शामिल थे। इनमें से 23 को पकड़ लिया गया, 6 को गोली मार दी गई, 2 डूब के मर गए, पर उन तीनों को मिसिंग एंड प्रिज्यूम्ड ड्राउन मतलब बॉडीज नहीं मिली यह कह के केस क्लोज कर दिया गया। एफबीआई और अल्कात्राज अथॉरिटीज का ऑफिशियल स्टेटमेंट हमेशा यही रहा, नो वन एवर सक्सेसफुली एस्केप फ्रॉम अल्कात्राज। लेकिन 1962 की वह रात इस स्टेटमेंट को हमेशा के लिए क्वेश्चनेबल बना गई। अब मिलते हैं उन 3 लोगों से जिन्होंने इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिखाया। पहले फ्रैंक ली मॉरिस, जिनका आईक्यू बताया जाता है 133, जो जीनियस लेवल माना जाता है। फ्रैंक का बचपन बहुत टफ था। वो ऑर्फन थे, फोस्टर होम्स में पले बड़े। 13 साल की उम्र में पहली बार अरेस्ट हुए। लेकिन फ्रैंक सिर्फ एक क्रिमिनल नहीं थे, वो एक ब्रिलियंट एस्केप आर्टिस्ट थे। फ्रैंक को अल्कात्राज भेजने से पहले उन्होंने लुइसियाना स्टेट पेनिटेंशियरी से एस्केप किया था, फिर पकड़े गए, फिर दूसरी जेल से एस्केप किया, फिर पकड़े गए। हर बार सिक्योरिटी तोड़ने का उनका तरीका अलग और स्मार्ट था। जनवरी 1960 में फ्रैंक को अल्कात्राज ट्रांसफर कर दिया गया। उनकी रेपुटेशन थी और अथॉरिटीज जानते थे कि इस बंदे को कड़ी नजर में रखना होगा। फिर आते हैं एंजेलिन ब्रदर्स, जॉन विलियम एंजेलिन और क्लैरेंस एंजेलिन। ये दोनों रियल भाई थे, फ्लोरिडा के फार्म वर्कर्स के बेटे। लेकिन फार्मिंग में इनका मन नहीं लगा। 1950s में ये बैंक रॉबरी करने लगे। जॉन और क्लैरेंस की स्पेशलिटी यह थी कि वो हमेशा साथ काम करते थे। ब्रदर्स का बॉन्ड इतना स्ट्रांग था कि जब उन्हें पकड़ा गया और अलग अलग प्रिजन्स में भेजा गया तो दोनों ने अपनी अपनी जेलों से एस्केप कर लिया और फिर मिलकर साथ में रॉबरी करने लगे। आखिरकार 1961 में दोनों भाइयों को अल्कात्राज भेज दिया गया। वहां पहुंचकर उनकी मुलाकात फ्रैंक मॉरिस से हुई और यहीं से शुरू हुई इतिहास की सबसे दिलचस्प जेल ब्रेक की प्लानिंग। एक चौथा व्यक्ति भी इस प्लान में शामिल था, एलन क्लेटन वेस्ट। एलन भी अल्कात्राज में था
और इनिशियली वो इस पूरे प्लान का हिस्सा था। लेकिन एस्केप की रात एलन के साथ कुछ ऐसा हुआ जो उसकी पूरी लाइफ बदल गया। वो क्या था मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। दिसंबर 1961 फ्रैंक मॉरिस को एक आइडिया आया, एक ऐसा आइडिया जो पागलपन लग रहा था लेकिन थियोरेटिकली पॉसिबल था। अल्कात्रास की सेल्स बहुत पुरानी थी, 1930 में बनी कंक्रीट जो अब क्रम्बल होने लगी थी। फ्रैंक ने नोटिस किया कि उनकी सेल की बैक वॉल जो वेंटिलेशन डक्ट की तरफ जाती थी थोड़ी नरम हो गई थी। फ्रैंक ने एक स्पून से टेस्ट किया, धीरे धीरे कंक्रीट टूटने लगी। यह उनका यूरेका मोमेंट था। फ्रैंक ने पूरा प्लान 3 स्टेप्स में डिवाइड किया। स्टेप 1, सेल्स से बाहर निकलना। हर रात सेल्स की बैक वॉल को थोड़ा थोड़ा खोदना, वेंटिलेशन शैफ्ट तक पहुंचना। स्टेप 2 था रूफ तक जाना, वेंटिलेशन शैफ्ट के थ्रू ऊपर जेल की रूफ पर पहुंचना। और स्टेप 3 था आइलैंड से एस्केप करना, रूफ से नीचे उतरकर शोर तक जाना और फिर सैन फ्रांसिस्को बे को क्रॉस करना। आसान लग रहा है? बिल्कुल नहीं। और इन तीनों ने 18 महीनों तक रोज रात इस प्लान पर काम किया था। अल्कात्राज में टूल्स मिलना इम्पॉसिबल था, तो उन्होंने क्या किया? प्रिजन वर्कशॉप में काम के दौरान उन्होंने चोरी से स्पून्स, मेटल पीसेस कलेक्ट किए, एक ओल्ड वैक्यूम क्लीनर से मोटर निकाली और उसे मेकशाफ्ट ड्रिल में कन्वर्ट किया। किचन ड्यूटी के दौरान जॉन एंजलिन ने एक सॉ ब्लेड चुरा लिया। रेनकोट्स, ग्लू, वायर, कार्डबोर्ड जो भी मिलता था चुपके से इकट्ठा करते रहे वे चारों जन। हर रात लाइट्स बंद होने के बाद करीब 9:30 बजे चारों अपनी अपनी सेल्स में ड्रिलिंग शुरू करते। लेकिन इसकी आवाज तो आती ही होगी, इसके लिए उन्होंने ब्रिलियंट ट्रिक यूज की। फ्रैंक अकॉर्डियन बजाता था। म्यूजिक आवर के दौरान वो लाउड म्यूजिक बजाते और ड्रिलिंग की साउंड म्यूजिक में दब जाती। गार्ड्स को कुछ पता नहीं चलता। धीरे धीरे महीनों में उन्होंने अपनी सेल्स की बैक वॉल में 6 बाय 9 इंच के होल्स बना दिए, काफी बड़े कि एक इंसान निकल सके। पर अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी एस्केप की रात गार्ड्स को कैसे कंफ्यूज करें, क्योंकि रात में भी गार्ड्स हर घंटे फ्लैशलाइट से सेल्स चेक करते थे। इसका सॉल्यूशन सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। उन्होंने अपने फेक हेड्स बनाए। कैसे? सोप पाउडर और टॉयलेट पेपर को मिक्स करके पेपर मैश बनाया, उससे अपने हेड्स के शेप के डमी बनाए। बार्बर शॉप में काम के दौरान फ्लोर से बाल इकट्ठा किए, अपने कलर के मैचिंग उन बालों को ग्लू से डमी हेड्स पर लगाया। फ्लैश कलर बनाने के लिए पेंट मिक्स किया और रिजल्ट बिल्कुल रियल लगने वाले डमी हेड्स। रात में अंधेरे में अगर गार्ड्स फ्लैशलाइट से देखे तो लगे कि कोई सो रहा है। ब्लैंकेट के नीचे पिलो रख देते और उसके ऊपर डमी हेड। परफेक्ट इल्यूजन। एक और चैलेंज बाकी था, सैन फ्रांसिस्को बे को कैसे क्रॉस करें। उन्हें एक राफ्ट और लाइफ वेस्ट चाहिए थी, लेकिन यह मटेरियल कहां से मिलेंगे? रेनकोट्स। प्रिजन में प्लास्टिक रेनकोट्स मिलते थे। ओवर टाइम उन्होंने 50+ रेनकोट्स चुराए, फिर रेनकोट को कट करके सील किया, ग्लू से वाटरप्रूफ बनाया, 6 बाय 14 फीट का इन्फ्लेटेबल रैफ्ट बनाया, लाइफ वेस्ट बनाए। रैफ्ट को इन्फ्लेट करने के लिए उन्होंने कॉन्सर्टिना से एडेप्टेड एक पंप भी बनाया। एवरीथिंग होममेड, एवरीथिंग सीक्रेट एंड एवरीथिंग ब्रिलियंट। और फिर आई वो रात, 11 जून 1962। 18 महीनों की प्लानिंग, सैकड़ों घंटों की मेहनत, सब कुछ इस एक रात पर निर्भर था। रात 9:30 बजे लाइट्स बंद हो गई। गार्ड्स ने रेगुलर चेक किया, सब कुछ नॉर्मल लगा। प्रिजनर्स अपनी सेल्स में सो रहे थे, लेकिन सेल B150 में फ्रैंक मॉरिस जाग रहे थे। सेल B140 और B138 में जॉन और क्लैरेंस एंजलिन भी तैयार थे। सेल B152 में एलन वेस्ट भी रेडी था। रात 10 बजे लास्ट गार्ड पेट्रोल हुआ। गार्ड्स के जाने का वेट करना पड़ा। फ्रैंक ने सिग्नल दिया। तीनों ने अपने डमी हेड्स को बेड पर रखा, ब्लैंकेट अरेंज किए और फिर अपनी सेल्स की बैकवॉल में बने होल्स में घुस गए। वेंटिलेशन शैफ्ट नैरो और काफी डार्क था, लेकिन वो प्रिपेयर्ड थे। एक एक करके तीनों ऊपर चढ़ने लगे, लेकिन एलन वेस्ट
वो फंस गया। उसकी सेल की बैकवॉल का होल पूरी तरह नहीं खुला था। वो डेस्परेटली पूरी रात ट्राई करता रहा, लेकिन निकल नहीं पाया। बाकी तीनों तो वेट नहीं कर सकते थे, वो चले गए। एलन वेस्ट वहीं रह गया और अगली सुबह जब गार्ड्स आए तो उसने सब कुछ कन्फेस कर दिया। यही वजह है कि हमें इस पूरे प्लान की डिटेल्स पता है। फ्रैंक, जॉन और क्लैरेंस वेंटिलेशन शैफ्ट के ऊपर पहुंचे, फिर यूटिलिटी कॉरिडोर, फिर ऊपर फाइनली रूफटॉप तक। रूफ पर पहुंचकर उन्होंने सैन फ्रांसिस्को की लाइट्स देखी। आजादी सिर्फ 1.5 मील दूर थी, लेकिन बीच में ठंडा तेज बहाव वाला समुद्र था। रूफ से नीचे शोर तक जाने के लिए उन्होंने ड्रेन पाइप और बार्ब वायर फेंस क्रॉस किया। फिर शोर पर पहुंचकर उन्होंने अपना राफ्ट इन्फ्लेट किया। करीब 11:30 बजे तीनों उस राफ्ट पर बैठे और ठंडे काले पानी में उतर गए। डेस्टिनेशन था एंजल आइलैंड या मैरिन काउंटी, और फिर वो अंधेरे में कहीं गायब हो गए। अगली सुबह 7 बजे रूटीन हेड काउंट के दौरान गार्ड्स को कुछ अजीब लगा। उन्होंने फ्लैशलाइट से क्लोजली देखा। एक गार्ड ने डमी हेड को छुआ और वो हिल गया। गार्ड शॉक था। अलार्म बजा। पूरी जेल में पैनिक फैल गया। 3 प्रिजनर मिसिंग है। अल्कात्रास के इतिहास में यह पहली बार हुआ था कि किसी को पता नहीं कि प्रिजनर्स आखिर गए तो गए कहाँ। अगले कुछ ही घंटों में FBI, कोस्ट गार्ड, पुलिस सब शामिल हो गए। मैसिव सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ। हेलीकॉप्टर्स, बोट्स, हंड्रेड्स ऑफ ऑफिसर्स, पूरे बे एरिया में सर्च चलने लगी। इन्वेस्टिगेशन के दौरान अथॉरिटीज को कई चीजें मिली। एस्केप के 2 दिन बाद एंजल आइलैंड के शोर पर एक मेकशिफ्ट पैडल मिला, प्लास्टिक रैपिंग में, बिल्कुल वैसी प्लास्टिक जैसी रेनकोट से राफ्ट बनाने में यूज हुई थी। यह पहला प्रूफ था कि शायद वो काफी दूर पहुंच गए थे। 3 दिन बाद एक बोट से कुछ मील दूर समुद्र में तैरता हुआ एक मेकशिफ्ट लाइफ वेस्ट मिला, रेनकोट से बना हुआ। उसके अगले ही दिन क्रॉन्काइट बीच पर वाटरप्रूफ बैग मिला, जिसमें एंजेलिन ब्रदर्स की पर्सनल आइटम्स थी, फैमिली फोटोज, एड्रेसेस, लेकिन कोई बॉडीज नहीं मिली। उन तीनों के डूबने के कोई कंफर्म साइंस नहीं मिले। FBI ने महीनों तक इन्वेस्टिगेशन की। उनका ऑफिशियल कंक्लूजन था ड्राउन्ड एंड प्रिज्यूम्ड डेड। FBI की थ्योरी के अनुसार राफ्ट की क्वालिटी कमजोर थी, पानी बहुत ठंडा था, तेज बहाव था, 6 से 8 मीटर पर आवर के करंट्स थे। तीनों हाइपोथर्मिया से डूब गए होंगे। बॉडी समुद्र में बह गई या शार्क्स ने खा ली होगी। FBI ने केस को ऑफिशियली क्लोज कर दिया, लेकिन एक्टिव स्टेटस में रखा। इसका मतलब अगर कभी एविडेंस मिले तो फिर वे इस केस को ओपन करेंगे। पर इस केस पर एक्सपर्ट्स की राय डिवाइडेड थी। रूस फिनिगन, जो कोस्ट गार्ड एक्सपर्ट थे, उन्होंने कहा पानी कंडीशन इतने हार्श थे कि सर्वाइवल चांसेस 1% से भी कम थे। बिना प्रॉपर ट्रेनिंग के इतना लंबा स्विम करना इम्पॉसिबल था। होममेड राफ्ट उन कंडीशन में टिक नहीं सकता था। बाकी कई लोग बोलते रहे कि ये पॉसिबल था। जॉन और क्लैरेंस एंजेलिन बचपन से स्विमर्स थे। फ्लोरिडा में लेक ओकीचोबे में तैरते थे। उन्हें कोल्ड वाटर का एक्सपीरियंस था। तैयारी 18 महीनों की थी, इम्प्रोवाइज नहीं था। टाइड चार्ट्स के अकॉर्डिंग उस रात का टाइड उनके फेवर में था। कुछ एक्सपर्ट्स ने बाद में कैलकुलेट किया कि अगर वो सही डायरेक्शन में गए तो एंजल आइलैंड या मरीन काउंटी तक पहुंच सकते थे। FBI और US मार्शल्स का ऑफिशियल स्टैंड आज भी यही है कि तीनों समुद्र में डूबने से मर गए। अल्कात्रास के रिटायर्ड वार्डन जेम्स जॉनस्टोन ने कहा, द ओनली वे आउट ऑफ अल्कात्रास इज इन अ बॉक्स। लेकिन बहुत से लोगों का मानना है कि वे तीनों सक्सेसफुली एस्केप कर गए। उसका एक कारण यह था कि एंजेलिन ब्रदर्स की फैमिली के एक मेंबर ने बाद में क्लेम किया था कि उन्हें जॉन और क्लैरेंस से सीक्रेट कॉन्टैक्ट थे। 1965 में रियो डी जेनेरो में एक फोटो पॉपुलर हुई। 1965 में एक फैमिली फ्रेंड ने क्लेम किया कि उन्होंने ब्राजील में जॉन और क्लैरेंस को देखा। बाद में एक फोटो सामने आई जिसमें 2 आदमी एंजेलिन ब्रदर्स जैसे दिख रहे थे। FBI ने 2015 में इस फोटो को एनालाइज किया, लेकिन इनकंक्लूसिव कह के छोड़ दिया। 1975 में
शिकागो में एक टीवी शो अमेरिकाज मोस्ट वांटेड में जॉन एंजलिन के बारे में सेगमेंट था। शो के दौरान एक मिस्टीरियस कॉल आया। कॉलर ने कहा, आई एम जॉन एंजलिन, और कुछ डिटेल्स दी जो सिर्फ जॉन को ही जानता था। कॉल ट्रेस करने से पहले ही कॉल कट हो गया। उसी तरह 2013 में सैन फ्रांसिस्को पुलिस को एक एनोनिमस लेटर मिला। लेटर में जॉन एंजलिन ने क्लेम किया कि वो तीनों सरवाइव कर गए थे। लेटर में लिखा था, माय नेम इज जॉन एंजलिन, आई एस्केप्ड फ्रॉम अल्काट्राज इन जून 1962। यस, वी ऑल मेड इट दैट नाइट बट बेयरली। लेटर में यह भी था कि फ्रैंक मॉरिस 2008 में और उनके भाई क्लैरेंस 2011 में मर गए। जॉन ने लिखा कि वो अब बहुत बीमार है और अगर अथॉरिटीज उसे सिर्फ 1 साल जेल की गारंटी दे तो वो सरेंडर करेगा। FBI ने हैंडराइटिंग एनालिसिस की, लेकिन कंक्लूसिव रिजल्ट्स नहीं मिले। लेटर ऑथेंटिक था या होएक्स आज तक नहीं पता। केस टेक्निकली आज भी ओपन है। यूएस मार्शल सर्विस अभी भी एक्टिवली इस केस पर काम कर रही है। 2015 में हिस्ट्री चैनल ने डॉक्यूमेंट्री बनाई जिसमें साइंटिफिक अप्रोच से एनालिसिस किया गया। टाइड एक्सपर्ट्स ने कंप्यूटर मॉडल रन किए। रिजल्ट, अगर तीनों ने सही टाइम पर यानी 11 से लेकर 11:30 मिडनाइट एस्केप किया और सही डायरेक्शन में गए तो लैंड तक पहुंचना पॉसिबल था। इसी तरह 2016 में डच साइंटिस्ट ने FBI डेटा को रीएनालाइज किया। उन्होंने बताया कि उस नाइट के टाइड पैटर्न्स के अकॉर्डिंग एंजल आइलैंड या हॉर्स शू बे तक पहुंचना संभव था। FBI ने कुछ क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट रिलीज किए 2018 में। डॉक्यूमेंट में मेंशन था कि 1960 में कुछ अनकन्फर्म साइटिंग्स हुई थी। अभी इस केस का करंट स्टेटस यह है कि यूएस मार्शल्स का कहना है कि अगर वो सरवाइव कर गए तो अब वो 90s में होंगे। केस तब तक ओपन रहेगा जब तक कॉन्क्रीट प्रूफ नहीं मिलता, चाहे डेथ का या सर्वाइवल का। 1963 में ही एस्केप के सिर्फ 1 साल बाद अल्काट्राज प्रिजन को परमानेंटली बंद कर दिया गया। में रीजंस दिए गए, मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज्यादा था, बिल्डिंग क्रम्बल हो रही थी और सबसे इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी का भरोसा टूट गया था। आज अल्काट्राज एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है। हर साल 1.5 मिलियन लोग विजिट करते हैं। विजिटर्स वो सेल्स देख सकते हैं जहाँ से तीनों एस्केप किए, वो वेंटिलेशन शाफ्ट देख सकते हैं और वो डमी हेड्स भी एग्जिबिट है। सेल्स B150, B138, B140 आज भी वैसे ही है। उन सेल्स की बैक वॉल्स में अभी भी वो होल्स है जो उस इम्पॉसिबल एस्केप की साइलेंट गवाही देते हैं। तो दोस्तों, अंत में सबसे बड़ा सवाल है, क्या फ्रैंक मॉरिस, जॉन एंजलिन और क्लैरेंस एंजलिन बच गए? सच यह है कि हम नहीं जानते और शायद कभी जान नहीं पाएंगे। अगर वो डूब गए तो यह एक ट्रेजिक एंड था, जिन्होंने इम्पॉसिबल को ऑलमोस्ट पॉसिबल बना दिया था। लेकिन अगर वो बच गए तो यह ग्रेटेस्ट प्रिजन एस्केप इन हिस्ट्री है। 3 लोगों ने अमेरिका की सबसे सिक्योर जेल से लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ पेशेंस और इंटेलिजेंस से फ्रीडम पा ली थी। शायद यही कारण है कि आज 60 साल बीतने के बाद भी यह स्टोरी हमें फैसिनेट करती है। इसमें मिस्ट्री है, एडवेंचर है और एक सवाल है जो हमेशा रहेगा। पर उस सवाल का जवाब ना हम जानते हैं ना FBI जानती है। शायद सिर्फ 3 लोग जानते थे, फ्रैंक, जॉन और क्लैरेंस, और इस सीक्रेट को वे अपने साथ ही ले गए। तो यही थी दोस्तों अल्काट्राज की ग्रेटेस्ट एस्केप की पूरी कहानी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और अपने थॉट्स कमेंट्स में बताएं। क्या आपको लगता है कि वे तीनों बच गए होंगे? और हाँ, ऐसे ही इंटरेस्टिंग और मिस्टीरियस स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बेल आइकन दबा देना ताकि अगला वीडियो आपको सबसे पहले मिले। अगली बार मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, स्टे क्वेश्चनिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।